हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली आपकी हिस्ट्री की क्लास चली हुई है और आज हिस्ट्री की क्लास में हम आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं वो एक बार क्लास का लिंक शेयर जरूर करें। इतना काम आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी आप कर सकते हैं। इतना काम तो कर ही सकते हैं आप हमारे लिए। चलिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी को पता है कि लाइफ स्टडी पर और बाकी क्लासेस भी अपने समय से चली हुई हैं और सभी क्लासेस की एक पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको ऐप पर क्विज वगैरह भी मिल जाएंगे। रीजनिंग और मैथ्स और अदर सब्जेक्ट के आपको क्या मिल जाएगा, वहां से क्विज मिल जाएंगी। तो आप वो लगा सकते हैं और मजे मजे में अपनी पढ़ाई को और अच्छा और एक बेहतरीन ढंग और बहुत अच्छा प्यारा सा रूप आप दे सकते हैं। ठीक है, टॉपिक आपको पता चल ही गया है तो फिर 1-2 सेकंड बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आज क्या हुआ है, आज हुआ ये है कि हमने अपनी क्लास में बहुत सारी चीजें क्या कर दी हैं, बहुत सारी चीजें क्या कर दी हैं पहले से ही। देखिए, हमने अपनी क्लास में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि हम बार बार उसको पढ़ते थे और फिर उसको क्या करते थे, रिवाइज मतलब कि नोट करते थे। अब आपको नोट करने का झंझट नहीं है। आपको सीधी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको सीधे से पढ़ते हुए चलेंगे और जो भी फैक्ट होगा या जो भी अच्छा सा फैक्ट होगा जो आपको मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए वो मैं आपको साथ में बताकर चलूंगी। तो सभी का ध्यान अब कहाँ होना चाहिए, सिंपल बोर्ड पर होना चाहिए। टॉपिक हमें पता चल ही गया है। टॉपिक क्या है हमारा, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और कब बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की जो हम बात करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे हम टॉपिक के अनुसार। ठीक है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कब बना था, 1757 ईस्वी में। कब बना था, 1757 ईस्वी में बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, प्रथम गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। और कब बना था, 1757 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है, अगर हमें प्रथम पता है तो अंतिम भी पता होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी बारे में जब हम बात करते हैं तो ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका पहला और लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें याद करने में भी आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। और कब बना था, 1773 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में बंगाल का अंतिम गवर्नर बना था। कौन बना था, बंगाल का अंतिम गवर्नर। इसी के बाद एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया था 1773 ईस्वी में बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में, तो तभी 1773 ईस्वी में एक क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो बंगाल के गवर्नर का जो पद था उस पद का नाम बदलकर क्या कर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया था। पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था बाबू, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया था। अब बात आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। रेगुलेटिंग एक्ट ये था जो ये 1773 ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एक अच्छा कदम उठाया गया था, पहली बार था।
और इस एक्ट के द्वारा हुआ ये था कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को, जो उसके प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य थे, मतलब कि जो उसके प्रशासनिक कार्य थे उसे राजनीतिक कार्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में एक महत्वपूर्ण क्या था, पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण क्या था, उनका निर्णय था। किसके हित में था? भारत में आई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब आया ये? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर के जो पद था उसको बदलकर नए नाम से नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि अंतिम गवर्नर बंगाल का वही था और उसी के शासनकाल या उसी के कार्य या टाइम, उसी जो उसका टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड के दौरान क्या किया गया? पद चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो उसी के अनुसार क्या होगा? संपूर्ण बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और ये भी कब बना था? 1733 ईस्वी में हुआ, तो ये भी 1733 ईस्वी में ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संपूर्ण बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग। फिलहाल आपको नॉर्मल, आपका ध्यान बोर्ड से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं बोलने के साथ साथ भी बहुत सारे फैक्ट आपको बता रही हूँ, तो फिलहाल आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि संपूर्ण बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए इससे आगे की ओर चलते हैं। तो सन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल, अब यहां से कहानी चेंज होती है। पहले हम सिर्फ बात करें बंगाल में गवर्नर आया, बंगाल में फिर गवर्नर जनरल हुआ, अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था, 1833 में जो कौन आया था? चार्टर अधिनियम आया था। इसी अधिनियम के दौरान बंगाल के गवर्नर को ही पूरे भारत का क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल उसको क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आया आपको अच्छे से? उसके बाद हुआ ये कि चार्टर अधिनियम जस्ट ठीक है, अब आपका पॉइंट बनता है आपका कि मैम चार्टर अधिनियम क्या था जो 1833 में आया था? चार्टर अधिनियम ये था कि जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय की क्या कर दिया गया था? निकाय में चेंज कर दिया गया था। व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां से फिर से बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन उसके बाद इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पूरे भारत का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। तो क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके सेपरेट बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो बात की बात है। ठीक है बच्चा, चलिए हो गया। देखिए यहां से फिर से बात कर लेते हैं हम, हल्का सा थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में। बात यह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग को ही दयालु गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनमें सबसे दयालु गवर्नर जनरल के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। भारत का संपूर्ण यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके पहले क्वेश्चन था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ और थ्योरी भी साथ में कराकर चल रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा नियुक्त किया गया क्या था? नियुक्त किया गया क्या था भाई? गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के समय गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि दयालु गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये सब किसके बारे में बात की जा रही है? लॉर्ड कैनिंग के बारे में बातें की जा रही हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा आपको अच्छे से। आगे चलते हैं, देखिए आगे की बात कर लेते हैं अब। आगे है कि 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त कर, जो 1858 ईस्वी था, 1858 ईस्वी था, उसने भारत सरकार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया जिसका नाम क्या था? वायसराय था। जिस पद का नाम क्या बनाया गया? जिस पद का नाम क्या था? वायसराय था। ये देखो बनाया गया वायसराय के रूप में, एक नया पद बनाया गया वायसराय। सबसे पहले आया जनरल, गवर्नर, गवर्नर के बाद आया गवर्नर जनरल और तीसरे नंबर पर आया आपका वायसराय। क्या आया? वायसराय, ठीक है। चलिए वायसराय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का प्रथम वायसराय, देखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और ये कब बना? 1858 में बना। जब क्या कर दिया गया? जब भारत अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। वही समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने कहा समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भारत का शासन है वो अंग्रेजी क्राउन के ही अधीन रहेगा। और इसी अधीनता के साथ साथ एक नया पद आया। कौन सा पद आया? वायसराय। स्टार्टिंग में गवर्नर था, लेकिन जो 1733 ईस्वी में कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके साथ क्या आया? फिर गवर्नर जनरल आया और उसी के बाद फिर अब क्या आ गया? वायसराय आ गया। इसी प्रकार भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये कब बना था? 1947 ईस्वी में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये कब बना था? 1947 में। कब बना था भाई? 1947 में। इसके बाद आपके लिए पॉइंट है कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में नियुक्त, ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, सेम बात है, ये बात हमने की, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया गया था भारत में। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जस्ट सेकंड, मुझे एक सेकंड देंगे आप? लीजिए भाई, ये रहा आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सभी पता होने चाहिए, लेकिन ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद ये क्या हुआ? 1950 में संविधान अंगीकृत करने के साथ ही भारतीय गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो पहले गवर्नर था, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद वायसराय हुआ, और लास्ट जब 1950 में क्या हुआ? 1950 में क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया था हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को। उसी के साथ क्या हो गया? जो भारतीय थे उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया पूरे तरीके से। क्या किया? पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। इसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों के लिए कि महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय। अब हमने बात कर ली प्रथम अंतिम कब चेंज हुआ, वायसराय कब से लगने लगा, पद बना।
ये जो गवर्नर जनरल था वो पद कब से बना, उसके बाद फिर जनरल कब आया। इसी के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट आते हैं आप लोगों के कि हमने कौन से फैक्ट पर कब बात की। अब बात करेंगे हम लोग कि महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं आप लोगों के। इसमें से जो पहला गवर्नर जनरल होगा आपका, देखिए ये फैक्ट लिखे मैंने, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिए। इसके बाद है, पहले नंबर पर आता है रॉबर्ट क्लाइव। 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य है, उसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, एक तो 1757 में और दूसरा 1765 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का कितनी बार गवर्नर जनरल बनता है, 2 बार, 1757 और दूसरा है 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भर अंग्रेजी सत्ता का शासक माना जाता है, ये पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता का शासक माना जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध में एक सेनापति के रूप में रहता है। जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच, अलीवर्दी खां का जो क्या था संबंधी था, अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति के रूप में उस युद्ध को लड़ता है। नेक्स्ट है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव, जब ये द्वितीय बार क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। उसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है। रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के द्वैध शासन की क्या करता है, स्थापना करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, और नेक्स्ट है हमारा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स है जो, इसका शासनकाल है आपका 1712 से लेकर 1774 ईस्वी तक। या आप बोल सकते हैं कि मैंने उल्टा कर दिया, साथ है कि 1712 से लेकर 1774 ईस्वी तक क्या रहा, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। अंतिम में, ये बातें पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब सेपरेटली कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको करने में। इसके बाद 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल रहा कौन, वारेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ साथ 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, एलिजा एम्पे के नाम से। किसके नाम से, एलिजा एम्पे के नाम से। ये चीजें आप याद रखेंगे, फैक्ट्स को सुनते हुए चलेंगे, और आपकी निगाह और आपके कान बिल्कुल मेरी आवाज और मेरे बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। चल डंडे पड़ते हैं वरना फिर क्लास में। एलिजा एम्बे के नाम से इसने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। उसके बाद इसने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया, और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की राजस्व वसूलने के लिए। और राजस्व वसूलने हेतु इसने कलेक्टर के पद का क्या किया, पद बनाया इसने कलेक्टर का। और कलेक्टर के रूप में इसने सबसे पहले जॉन कैंपबेल, वारेन हेस्टिंग्स ने रेवेन्यू की जब स्थापना की तो राजस्व वसूलने के लिए कलेक्टर के रूप में जॉन कैंपबेल को क्या किया था, नियुक्त किया था। जॉन कैंपबेल को नियुक्त किया था, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही रेवेन्यू की स्थापना के साथ साथ कलेक्टर के पद की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, कलेक्टर के पद की स्थापना की थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 1785 में जब यह वापस इंग्लैंड लौटा, कहां पर वापस इंग्लैंड लौटा, कौन, वारेन हेस्टिंग्स, तो इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। परंतु बाद में ये क्या हो गया, दोषमुक्त घोषित हो गया। जब भारत से वापस गया था वारेन हेस्टिंग्स तो इंग्लैंड में इस पर महाभियोग का क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। और मुकदमा चलाने के बाद हुआ यह था कि उसमें निर्दोष साबित हुआ था, ठीक है, दोष मुक्त साबित हुआ, तो फिर इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो कब से 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में सबसे पहले पॉइंट जानने की जरूरत है हमें कि प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना क्रम से इसने कलकत्ता, ढाका, पटना व मुर्शिदाबाद में की। किसकी स्थापना की, प्रांतीय न्यायालयों की। उसके बाद इसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त जमींदार प्रणाली प्रारंभ की। सनसेट लॉ, जो सनसेट लॉ था, ये बिल किसने वारिस किया था, ये किसने लगाया था, सनसेट लॉ किसने पारित कराया था, कानून जमींदारों के, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और महालवाड़ी गांव के संपूर्ण भूमि को एक इकाई का जो मुखिया था वो भी किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है भाई,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसके बाद कर लेते हैं हम बात लॉर्ड वेलेजली की। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक क्या किया, अपना शासन किया दिया। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता है, और यह क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है या कहता था, स्वयं कोई कहता था, स्वयं अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, कौन, लॉर्ड वेलेजली। इसी के साथ साथ इसने सहायक संधि का जनक माना जाता है, किसको, लॉर्ड वेलेजली को। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम इसके साथ सहायक संधि की थी, हैदराबाद के निजाम ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1800 ईस्वी में इसने फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना की, और 1802 ईस्वी में इसने इसे बंद भी हो गया। 1800 में फोर्ट्स विलियम यूनिवर्सिटी ने प्रारंभ की, और उसी के साथ साथ 1802 ईस्वी में वो क्या हो गया, बंद हो गया। आगे बात करते हैं जॉर्ज बोर्लो की। जॉर्ज बोर्लो 1805 से लेकर 1807 तक रहे, और जॉर्ज बोर्लो के समय में ही 1806 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने वेल्लूर विद्रोह किया था। क्या किया था, वेल्लूर विद्रोह हुआ था जॉर्ज बोर्लो के समय में, जो 1806 में हुआ थे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक रहे। 1809 में पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, और 1813 में क्या आया था, चार्टर अधिनियम आया था। 13 या 13, 1813 और 1813 में क्या आया था, आपका चार्टर अधिनियम आया था। 1809 में अमृतसर के साथ इसने क्या की, संधि की, और उस समय अमृतसर के जो राजा थे वो कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जो आपके, वो 1813 लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में हुआ था, और ये किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हुआ था। यानी कि जो तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ था, मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था, यानी कि विलय कर लिया गया था। 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद लॉर्ड एम्स्टर्डम, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉर्ड एम्स्टर्डम 1824 से 1826 ईस्वी तक रहे। उसी के साथ प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, लॉर्ड एम्स्टर्डम के शासनकाल में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, और बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह 1824 में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक रहे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का क्या रहा, अंतिम गवर्नर जनरल रहा, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के साथ साथ 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई, नरबली पर रोक लगाई, ठगी प्रथा पर रोक लगाई, कन्यावध पर रोक लगाया। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया। इसी के साथ साथ मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी शिक्षा का क्या क्या माध्यम बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। जो ये सती प्रथा थी, भारतीय थे जो, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, उनके मतलब कि उनके कहने पर या उनके प्रयासों को देखते हुए ही इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम आता रहता है, इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कहां पर, कलकत्ता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग किसने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक रहे, ज्यादा शासनकाल नहीं रहे, ज्यादा समय तक नहीं रहे। पहला पॉइंट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। 1835 से 36 तक रहे। इसी के साथ है लॉर्ड एलन बेरो।
लॉर्ड हेनरबेरो 1843 भारत में दास प्रथा का मूलतः समाप्त किया एक्ट 5 के द्वारा। किसके द्वारा? एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए पॉइंट। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी सन 1848 से 1856 तक इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो भारतीयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे नए नए कार्य प्रारंभ किए गए या हुए थे इनके शासनकाल में, जैसे कि राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति को डॉक्ट्रिन सिद्धांत लागू किया इसने। इसी नीति के तत्व तहत 1848 में सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था। किसने? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सबसे पहले सतारा को क्या किया लिया था? हड़प कर लिया था। हड़प नीति के दौरान इसको क्या कर लिया था उसने? सतारा को हड़प कर गया था भाई, खा गया था, डकार भी नहीं ली थी इसने खाने के बाद। ठीक है, इसी के बारे में अगर और फैक्ट देखें आप, देखिए सबसे ज्यादा फैक्ट आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में मिलेंगे। 1856 में अवध पर कुशासन कर आरोप लगाकर हड़पा इसने, अवध को भी हड़प गया। सबसे पहले किसको हड़पा? अभी पीछे बताया, सबसे पहले सतारा को हड़पा, उसके बाद हड़प को हड़पा, अवध को हड़प लिया। कलकत्ता के आधार पर कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली बार विद्युत तार सेवा प्रारंभ की थी इसने, डलहौजी ने। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका कि विद्युत तार जो सेवा थी या जो प्रथा थी वो किसने प्रारंभ की थी। इसी के बाद 16/4/1853 ईस्वी में बंबई से थाने लगभग प्रथम बार रेल चलाई गई थी भारत में। ये क्वेश्चन भी काफी आता है आपका, फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए। 1854 में भारतीय शिक्षा हेतु चार्ल्स वुड डिस्पैच अधिनियम आया। उसके बाद 1854 में ही डाक टिकट प्रथा प्रचलन किया इसने। डाकखाना एक्ट पारित कर डाक विभाग का पुनर्गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, डाकघर का क्या किया गया? पुनः गठन किया गया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था इसने अपनी, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और वर्तमान में तो शिमला का नाम चेंज होकर श्यामला कर दिया गया है, जो आपके हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है। इसी के साथ साथ 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया इसने। पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी इसने। नागरिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रारंभ था वो भी इसी ने किया था भाई। और इसी के साथ साथ इसने बहुत सारे और भी काम किए थे, जैसे क्या था? अकाल के समय कार्टियर बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग न करने के कारण 9 मई 1857 को उड़ी के घुड़सवार रेजिमेंट के 85 सैनिकों को मुअत्तल कर 10 वर्ष की सजा दी थी इसने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जितने सारे फैक्ट आप लोगों को आज पता होंगे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये हल्का सा जो चेंज किया गया आपकी क्लास में वो इसलिए किया गया ताकि आप लोगों का जो समय है उसकी और बचत हो सके और आप लोगों को ज्यादातर लिखना ना पड़े। ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं है कि भाई आपको लिखना ही जरूरी है। समझो आप फैक्ट को आप पढ़ो और पीडीएफ आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्लास से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं भाई उन सभी का मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पूरी क्लास को देखने के साथ साथ जब आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको क्लास को शेयर कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी लास्ट में आपने देखा होगा 1857 का क्या आया है? जिक्र आया है। 1857 का जिक्र आया है, तो यानी कि अब हम 1857 की क्रांति नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो लगातार कोशिश करता रहता है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा आपके साथ। ठीक है, उम्मीद पर और अपनी मेहनत पर जब तक विश्वास रखेंगे तब तक कुछ ना कुछ बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए खुद को जलाना पड़ेगा। सोने में जैसे सोने को तपते हुए झोंक दिया जाता है ना तपती हुई आग में, उसके बाद वो सोना बनता है, सेम वही वाला काम करना पड़ेगा आप लोगों को भी। ठीक है भाई, काफी समय लिया आप लोगों का। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। इतना सा काम कर दीजिए बस आप मैम का कि आप क्लास को शेयर कर दें आपके फ्रेंड्स वगैरह को। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।